Okay, so Henry's law, basically yesterday we have studied Henry's law explains what the solubility of a gas in a liquid. और Henry's law के हिसाब से the partial pressure of a gas above a liquid is equal to basically Henry's law constant into number of moles of the gas dissolved in the liquid. ठीक है, तो this is basically what partial pressure. This is what partial pressure of the gas, partial pressure of the gas above the liquid, partial pressure of the gas above the liquid. ठीक है, this is what Henry's law constant. This is Henry's law constant. ठीक है, and this is what mole fraction of the gas in the solution. ठीक है, क्लियर है? ये आपका हेनरीज लॉ था मोटे मोटे तौर पे. ओके, चलिए, तो हेनरीज लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस की जब भी हम बात करेंगे भाई साहब, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड और सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन. तो आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट KH, और ये हो गया साई A. अगर मैं इस कांस्टेंट के फैक्टर को हटा दूं तो ये पार्शियल प्रेशर की सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी, है ना भाई. जब आप कांस्टेंट को हटाते हैं या उल्टा चलते हैं, ठीक है, जब हम बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी. मतलब आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड. मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब आपका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? द लॉ स्टेट्स that at a constant temperature solubility of a gas in a liquid or a solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप गैस जो है लिक्विड के ऊपर या सोल्यूशन के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर ऑफ गैस विल बेसिकली डिसॉल्व इन द लिक्विड. मोर ऑफ गैस विल डिसॉल्व इन द लिक्विड. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in a solution is proportional to the partial pressure of the gas above the solution. Partial pressure of the gas above the solution. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Partial pressure is proportional to the mole fraction. ठीक है, clear है? Henry's law is expressed as P is equal to KH into X. Here KH is equal to Henry's law constant. ठीक है, can you draw a graph between, अभी देखो आपके इन दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है. कभी भी वेरिएबल्स के बीच में अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो हम जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दिस विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पार्टिकल्स, इनके बीच में क्या है भाई साहब, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. इसको बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा. इसको कम करेंगे तो ये कम होगा, है ना. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, बहुत बढ़िया. अरे ये सर कहाँ से आ गया. चलो, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इन टॉरोसिलीन. हमको मालूम है प्रेशर को हम अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं. बार में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पास्कल में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ बेसिकली एक्सप्रेसिंग प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, तो इसके साथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी. अरे 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 चलिए बस माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू गेस? नो 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 नो, ये कल हो गया था बक. ये भी हो गया था रत. स्कूबा डाइविंग हो गया था कल भाई साहब. हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम. आई चलो 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 फटाफट फटाफट. हेनरीज लॉ, हाँ नहीं, प्रेशर तुम्हारा देखो, तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू साई A. ये है सॉल्युबिलिटी का फैक्टर, ये है प्रेशर का फैक्टर. मतलब क्या, तुमने अभी जो डायग्राम दिखाया देखो, इसमें क्या दिखा रहे हो, प्रेशर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. मतलब प्रेशर को तुम बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर को कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. ठीक है, ओके. जैसे हमने स्कूबा डाइवर्स का देखा, जैसे ही वो समुंदर के बहुत नीचे जाते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है. मतलब उनके ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है. क्यों?
क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और इतना सारा जो पानी उनके सर के ऊपर है उसका प्रेशर भी है, दोनों प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, मतलब उनका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत मतलब उसके ब्लड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ जाएगा भाई साहब तो ब्लड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत सारे गैसेस जो आजू बाजू होंगे वाटर में प्रेजेंट वो उसमें डिजोल्व होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ब्लड में बहुत सारे गैसेस डिजोल्व होने लगेंगे। अभी जैसे ही वो स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी यही गैसेस क्या हो जाएंगे, अभी यही गैसेस एस्केप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाउ द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, अभी ये गैसेस सॉल्युबल नहीं होंगे तो गैसेस विल नाउ एस्केप, और जब भी वो एस्केप करेंगे तो बबल्स फॉर्म करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो आपके नसें हैं, मतलब स्कूबा डाइवर्स के जहाँ से खून दौड़ रहा है उसमें भाई साहब ऐसे बबल्स आ जाएंगे और इससे एक्सीडेंट हो सकता है। इट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी फेटल, इट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी फेटल। आपके हार्ट को अगर 1 सेकंड के लिए भी खून नहीं मिलेगा ना, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। तो अगर वैसे हार्ट में ब्लड जा रहा है और वो बबल्स वाला खून लेकर जा रहा है, इट कैन एक्चुअली प्रूव फेटल फॉर द स्कूबा डाइवर, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोसेस बाय विच वी हैंडल दिस। तो यहाँ पे भाई साहब प्रेशर तो आपका बढ़ेगा ही, प्रेशर बढ़ने से आपका क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करने से आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब प्रेशर इट इज नॉट, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रह रहा है यहाँ पे, दिस इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ओके, if N2 gas, nitrogen gas, is bubbled at 293 Kelvin, which is basically room temperature, how many millimoles of nitrogen gas will dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of this much bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 293 is this much bar. सिंपल है, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas will dissolve in 1 liter of water? तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, हेनरीज लॉ को अप्लाई करना है। P इज इक्वल टू KH इंटू साई बी, ये भी मतलब क्या हो जाएगा, साई ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, साई ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे KH और यहाँ पे है आपका P, तो आपका P बाई KH इज इक्वल टू साई ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अभी P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, given that Henry's law constant for nitrogen at this is how much, 76.48 kilobar, that is 10 raised to 3, और प्रेशर यहाँ पे कितना है देखो, assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987, और ये किलो बार नहीं है, सिर्फ बार है ना, दिस इज बार, दिस इज किलो बार, मतलब ये किलो बार में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो 10 raised to 3 कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना भाई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये वाला फैक्टर इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, दिस वन विल बी, ठीक है। सो देखो, वी नो दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, तो आपका P KH इंटू एक्स, ठीक है, साई बेसिकली, तो P की वैल्यू इज इक्वल टू 0.987 हमको दिया हुआ है यहाँ पे। KH की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 76.48 किलो बार, विच इज हाउ मच, 76.480 बार, है ना भाई साहब, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो आपका साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, P बाई KH, दैट इज 0.987 बाई 76480 जो हम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 1.29 इंटू 10 raised to -5, तो ये आ गई क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अभी साई मतलब क्या है भाई साहब, साई मतलब होता है आपका N ऑफ नाइट्रोजन अपॉन N ऑफ नाइट्रोजन प्लस N ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब वाटर, ओके। तो आपका मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर N2, ये कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी भाई साहब कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगर मैंने इसको 1000 मिलीलीटर कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका वेट, बोलो भाई साहब, 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 मिलीलीटर को हम 1 लीटर लिखते हैं, तो आपका वाटर का वेट कितना हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर विल हैव अ वेट ऑफ हाउ मच, पीपल 1000 ग्राम।
तो अभी आपको यहाँ पे देखो साई जो आपने निकाला है, साई की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 1.29 इंटू 10 रेज टू -5. सो दिस विल बी n ऑफ n2 अपॉन n ऑफ n2 प्लस n ऑफ n1. ठीक है, सो n ऑफ n2 कितना हो जाएगा, n ऑफ n2 मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर. चलिए बताइए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1.29 इंटू 10 रेज टू -5. सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी हाउ मच, 1000 इसका ग्राम है अपॉन 18, 1000 अपॉन 18 मोल्स ऑफ इसका कितना हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं क्या ये समझ में आ रहा है. देखो आपका यहाँ पे साई की वैल्यू तो इतनी आ गई. ठीक है, साई होता क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू भाई साहब कितना, 1.29 इंटू 10 रेज टू -5. ठीक है, अभी आपको दिया हुआ है मोल्स ऑफ वाटर. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर विल बी बेसिकली वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे भाई साहब, 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको, 1 लीटर ऑफ वाटर की वेट आपने देखी कितनी हो जाएगी, 1000 ग्राम. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 1000. और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18. करेक्ट, ओके 18. ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल्स ऑफ वाटर. इसकी वैल्यू आ गई आपको. ठीक है, इसकी वैल्यू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है. ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, बोलो इसको क्या कर सकते हैं भाई साहब. ऊपर भी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है जो हमको नहीं मालूम, नीचे भी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है जो हमको फिलहाल नहीं मालूम है. हमको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम है. भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा कर दो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NN2 प्लस n वाटर अपॉन NN2 कर सकते हैं, बोलो ऐसा. ठीक है, इज इक्वल टू 1 पॉइंट, अभी क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 1.29 इंटू 10 रेज टू -5. बोलो भाई साहब इसका कितना हो जाएगा. अरे बोलो कैल्सी लगाओ भाई साहब, लॉग टेबल तो जन्म में नहीं यूज़ करने वाले. अच्छा, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होकर जो भी वैल्यू आएगा उसके पहले मैं बता दूं. अभी इसको क्या करोगे भाई साहब, N2 बाई NN2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे NW बाई NN2, NW की वैल्यू तुमको मालूम है कितनी है भाई साहब, 1000 भैया 18 अपॉन n ऑफ N2. तो आपको एक ही जगह पे अभी NN2 मिल रहा है. ठीक है, क्लियर. अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका 55 ग्राम है ना, 55.5. ओके, अभी सिंस N1 इज गेन टू, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि आप देखो यहाँ पे हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. अभी यहाँ पे देखो साई जो है N2 दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर. और ज़्यादा करके सॉल्यूशंस में क्या होगा कि जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन या कोई भी गैस होगी उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी. तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी फार लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सीधा. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ L2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे आपकी साई की वैल्यू क्या आई थी भाई साहब, साई की वैल्यू आई थी 1.29 इंटू कितना, 10⁻⁵ -5 कुछ आया था, राइट. ओके, तो इसका मतलब n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ N2 प्लस n ऑफ H2O दिस इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵. तो इसको अगर आप इसके उसमें इग्नोर कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ H2O इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵. तो n ऑफ N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n ऑफ H2O इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁵. n ऑफ H2O कितना है भाई साहब, तो ये हो गया आपका 1000 बाई 18 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁵. इसका वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू होगा 55.5. ठीक है, 55.55 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁵, जो भी इसका वैल्यू कितना है. चलिए देख लेते हैं कितना आएगा, 71 पॉइंट इतना आ रहा है ना. दिस विल बी बेसिकली द आंसर ऑफ. ठीक है, 7. तो अभी देखो यहाँ पे कितना आया आपका, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, N2. यहाँ पे आपको पूछा है, ठीक है, हाउ मेनी मिली मोल्स. तो मिली मोल्स में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे भाई साहब, डिवाइड बाय 1000.
ठीक है, डिवाइड बाई 1000, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 10⁻⁻⁴ है, इंटू 1000 होगा, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मोल, तो आपका इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द मोल्स, ठीक है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट और इंटरैक्टिव विथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अभी देखो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है भाई साहब, अगर समझो वाटर है, ठीक है, वाटर एक डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड है जिसको हम डाइलेक्ट्रिसिटी इसकी 80 मानते हैं। होता क्या है, देखो जैसे आपने कोई पोलर सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा भाई साहब आपका Na+ और ये बनेगा आपका Cl-, और वाटर आपको मालूम है कि एक पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे इसके लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये एक बेंड शेप ले लेगा, और बेंड शेप ले लेगा तो ये H और ये H पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये H पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये ऑक्सीजन के मत्थे जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको घेर लेगा भाई साहब, तो ये O भाई साहब घेर रहा है अभी, ठीक है। H यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस, और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये O भाई साहब, ये हो गया H प्लस, और ये हो गया H+, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया H+, और ये हो गया H+, ये हो गया O नेगेटिव, ये हो गया भाई साहब H+, और ये हो गया H+। तो ये क्या हो गया भाई साहब, सोडियम एटम घिर गया, ठीक है। क्लियर है। क्लोरीन का देख लेते हैं अभी भाई साहब हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H+, ये हो गया O2-, ठीक है। यहाँ पे भी देखो H+, ये हो गया H+, और ये हो गया O2-, ये हो गया O2-, ये हो गया H+, और ये हो गया H+। तो क्लोरीन को इसने घेर लिया अभी, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही आप किसी पोलर सॉल्वेंट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सेपरेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डाई इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिसिटिक प्रॉपर्टी। तो वन लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आपको पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है, किसी क्रिस्टल को उसके लैटिस फॉर्मेट में मेंटेन करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली अ क्रिस्टल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली अ क्रिस्टल। इसके क्रिस्टल फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए, जैसे देखो भाई साहब एक ताश का घर बनाया तुमने, ठीक है, तो क्या उसकी एक एनर्जी होगी, उस सिस्टम की एक एनर्जी होगी भाई साहब। तो जब फू मारोगे तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको गिराने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस और पार्टिकल्स। तो मैंने आपको क्या बोला भाई साहब, सोडियम क्लोराइड को आपने किस में डिसॉल्व किया भाई साहब, वाटर में, ठीक है। तो वाटर में जब आपने डिसॉल्व किया तो ये क्या बना, सोडियम और क्लोरीन, और क्या रिलीज होगा इसमें, एनर्जी रिलीज होगा। ये लैटिस एनर्जी आपने तोड़ दी, वाटर ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे सोडियम और क्लोरीन का सेपरेशन होगा इसके फ्यूज्ड स्टेट में। फ्यूज्ड स्टेट मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट पे विच इज सुपर हाई। सोडियम क्लोराइड का भाई साहब बहुत हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसके बीच में सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यू वुड रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड आयंस अलग होंगे, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा। लेकिन वही चीज बड़ी आसानी से आप वाटर में डिसॉल्व करके कर रहे हो, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, लैटिस तो टूट रहा है ना, लैटिस आपके फ्यूज स्टेट में भी टूट रहा है और लैटिस आपके एक्वस सोल्यूशन में भी टूट रहा है। एक्वस सोल्यूशन में आपने क्या कर दिया ऐसा, तो एक्वस सोल्यूशन में है क्या, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। देयर इज डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जिसके वजह से ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। ये है आपकी डाई इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल इज ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a crystal is formed from its constituent ions or particles
इज नोन एज इट्स लैटिस एनर्जी। तो एक मोल जब टूटता है भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयंस में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एक हीट कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी को आपको तोड़ना है। आप जिसमें भी डिसॉल्व कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, एक ही चीज दो तरीके से काम कर रही है। ठीक है, हो क्या रहा है भाई साहब, सोडियम और क्लोरीन का, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, एक में आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट करते करते इसके फ्यूजन तक ला रहे हैं इसको। ठीक है, फ्यूजन मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ला रहे हैं, मतलब भाई साहब तब जाकर ये सेपरेट आउट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा एनर्जी, मतलब इसकी पूरी लैटिस एनर्जी अभी टूट जाएगी। द क्रिस्टल वॉज बेसिकली अ लैटिस स्ट्रक्चर, नाउ यू हैव सप्लाइड एनफ ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इट विल बेसिकली ब्रेक। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भाई साहब इस पे होगा क्या, फ्यूजन। ठीक है, अभी वही सोडियम और क्लोरीन भाई साहब अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो आराम से सेपरेट आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आप इस क्रिस्टल को तोड़ रहे हैं। एक तो क्रिस्टल को एनर्जी देकर, विच विल बी बेसिकली एंडोथर्मिक। आपने सोडियम क्लोराइड को हीट किया, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लेकर गए, तब जाकर उसके बीच सोडियम और क्लोरीन के बीच में भाई साहब सेपरेशन होगा। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। This is called lattice energy. That is the amount of energy that you need to give a crystal to break its lattice structure is known as lattice energy. वही चीज आप आराम से कर सकते हैं अगर उसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, which is basically water. वाटर में भाई साहब आराम से सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो वाटर में ये एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, मतलब the amount of energy released, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर में एनर्जी रिलीज होगी। The amount of energy released when 1 mole of particles are surrounded by solvent molecules is called hydration energy. आपने देखा भाई साहब सोडियम कैसे सराउंड हो गया और कैसे क्लोरीन सराउंडेड हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। सो द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हीट रिलीजिंग प्रोसेस होगा। ध्यान दो, हाइड्रेशन इज अ हीट रिलीजिंग प्रोसेस, क्योंकि वाटर तो भाई साहब उसको सेपरेट, वाटर तो उसको सेपरेट करेगा ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीट रिलीजिंग। और आपका सोडियम क्लोराइड को जब हम हीट दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा कि आपका देखो लैटिस एनर्जी में आप क्या दे रहे हैं भाई साहब, हीट दे रहे हैं, तब जाके लैटिस स्ट्रक्चर टूट रहा है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है उसको आप तोड़ने के लिए उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी जहां पे भी आप सप्लाई करते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इट विल बी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ये क्या हो जाएगा, हीट कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे ही आप इस क्रिस्टल को डिसॉल्व करते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट में विच इज वाटर, व्हाट विल हैपन, नेचुरल सेपरेशन विल हैपन। तो अगर ये सेपरेशन हो रहा है, आपको देखो नमक को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए इसको हीट करना पड़ता है क्या? नहीं ना, ऐसे डिसॉल्व हो जाएगा भाई साहब। क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, ये घिर जाएगा भाई साहब O से, ये घिर जाएगा भाई साहब H+ से। ठीक है, दोनों सेपरेट आउट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस क्रिस्टल का जो एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा भाई साहब, रिलीज होगा ना। क्रिस्टल का एनर्जी तो रिलीज होगा ना, क्रिस्टल तो एक एनर्जी से बना हुआ था, वो टूट गया है। किसके लिए टूट गया है, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया हुआ है जो जिसकी डाइलेक्ट्रिसिटी है। डाइलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसकी पोटेंशियल है इन दोनों आयंस को सेपरेट करने की। तो इसका जो एनर्जी था इसको मेंटेन करता हुआ वो कहां पे जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा। मतलब दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आर वी गेटिंग दिस पीपल? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी मतलब समझ में आ रहा है। लैटिस एनर्जी को तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर जाते हैं। A very high amount of energy needs to be supplied in order to break the crystal lattice or in order to break the constituent ions of the crystal lattice.
that is basically called lattice energy. ठीक है, in hydration energy what are you doing? You are basically taking that ionic compound and immersing it in a polar solvent. The polar solvent with its dielectric property will do the separation part. तो अगर ये टूट रहा है विदाउट यू अप्लाइंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसकी एनर्जी कहाँ गई? जिस लैटिस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कहाँ जाएगी? वो सोल्यूशन में रिलीज होगी और इससे सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा और इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जहाँ पे भी हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, और जहाँ पे भी हम लैटिस एनर्जी की बात करते हैं द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक. आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. Hydration energy. If lattice energy is higher than hydration energy, the solubility will be less. अभी आप इसको सोचो, ठीक है. लैटिस एनर्जी मतलब क्या है भाई साहब? क्रिस्टल की एनर्जी. क्रिस्टल की एनर्जी समझ में आ रहा है भाई साहब? क्रिस्टल एनर्जी. और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जब इसी क्रिस्टल को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? आयन सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है. तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपका देखो लैटिस एनर्जी आपका हाइयर है किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से. समझ में आ रहा है भाई साहब? लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है. तो इसका मतलब जब आप क्रिस्टल को डिसॉल्व करोगे वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में तो इसकी एनर्जी इसको लैटिस को ब्रेक नहीं कर पाएगी, ठीक है. तो आपकी सॉल्युबिलिटी तो होगी लेकिन लेस होगी, ठीक है. ठीक है, आर वी क्लियर? इफ लैटिस एनर्जी इज हाइयर देन द हाइड्रेशन एनर्जी द सॉल्युबिलिटी विल बी लेस. व्हाई? बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज बेसिकली द सॉल्वेंट का एनर्जी है. सॉल्वेंट क्या कर रहा है? इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर रहा है, ठीक है, और वो एनर्जी गेन कर रहा है. सो व्हेन लैटिस एनर्जी इज मच मोर हायर देन द हाइड्रेशन एनर्जी देन द सॉल्यूट विल डिसॉल्व बट इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी कंपैरेटिवली लेस. ठीक है, कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा भाई साहब. इफ लैटिस एनर्जी इज लोअर देन द हाइड्रेशन एनर्जी द सॉल्युबिलिटी विल बी हाई. तो आपका अगर हम बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड इज एब्सोल्युटली सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी है, सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम है. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओह थैंक यू, हो गया इतनी जल्दी? ऐसे कैसे? पे 47 स्लाइड्स खत्म हो गया. बढ़िया है भाई साहब. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो आपका देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. व्हाट इज बेसिकली एन आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. अरे रॉल्स लॉ तो सीखा ही नहीं आपने अभी तक. रॉल्स लॉ तो भाई साहब सीखा ही नहीं. ओके पीपल, सो वी विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट लैटिस एनर्जी. ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी. सो जैसे देखो इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन एन ओपन वेसल, इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन एन ओपन वेसल. ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग इनटू एटमॉस्फेयर. ओके, इवेपोरेशन बेसिकली व्हाट इज इवेपोरेशन होता क्या है? व्हाट इज इवेपोरेशन? ये एक प्योरली सरफेस फिनोमिना होता है भाई साहब. ठीक है, सरफेस फिनोमिना मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं. समझ लो मैंने कोई एक मॉलिक्यूल अंदर वाला ले लिया, तो इस मॉलिक्यूल पे ये सारे जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स हैं दे विल हैव अ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू इवेपोरेट. इफ इवेपोरेशन हैपेंस दिस विल हैपन फ्रॉम दिस सरफेस. ठीक है, तो आप भाई साहब बॉइलिंग करें या ना करें, इवेपोरेशन इज अ कांस्टेंट फिनोमिना एंड इट इज अ सरफेस फिनोमिना. ठीक है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. सो इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन एन ओपन वेसल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. अगर ओपन वेसल है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे भाई साहब? एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे ऑब्वियसली, कंटिन्यूस. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हर लिक्विड का अलग रेट ऑफ इवेपोरेशन है. अगर मैंने यहाँ पे एक कप में पानी रख दिया तो आप देखो कि कल जब आओगे तो उस पानी का लेवल कम हो गया है. ठीक है, और उसी कप में अगर आपने अल्कोहल या केरोसिन रख दिया तो कल कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फार हाइयर. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इवेपोरेशन? What happens during evaporation is
उस Why is this done? इसको क्या किया जाए भाई साहब, डिलीट करें नहीं? हाँ Okay, so vessel which is covered with a lid, liquid droplets condense on walls and are falling back. अभी देखो, अगर इसी वेसल को समझ लो, यहाँ पे कोई वेसल है, ठीक है, लेट्स से देयर इज बेसिकली अ वेसल, ये यार ये क्यों नहीं मिल रहा है हमको ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो अगर समझ लो ये लिक्विड है कोई, ठीक है, और इसको हमने ढक दिया अभी, तो नाउ व्हाट विल हैपन, जो भी इवेपोरेशन होगा दिस विल फॉल बैक इनटू द लिक्विड. Whatever evaporation is happening, it will fall back into the liquid. So vessel covered with a lid, liquid droplets condense on the walls and are falling back. So the liquid droplets are condensing and are falling back. ठीक है? Okay. चलिए भाई साहब, if the liquid is basically placed in a glass vessel, after some times it is observed that the droplets of the liquid can be collected on the walls. तो आपके वॉल्स में ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिक्विड होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्यों कंडेंसेशन? क्योंकि जो भी वेपर हुआ रहेगा, ये वेपर बेसिकली ऊपर जा रहा है, कूलर सरफेस मिल रहा है तो कंडेंसेट कर रहा है ये, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, नाउ व्हेन अ वेसल इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर, द लिक्विड लेवल इन इट रेजेस, इंडिकेटिंग दैट देयर इज एन इफेक्ट ऑफ प्रेशर. मैनोमीटर मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक मरकरी होती है. मैनोमीटर बेसिकली एक ऐसा ट्यूब होता है, ठीक है. इसमें यहाँ पे मरकरी जो है तो सेम लेवल पे होती है. अगर आपने एक टंकी में समझ लो लिक्विड है और इस टंकी को मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, इस टंकी को आपने बंद करके रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इसके चलते ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा. मतलब अभी क्या क्रिएट होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस, वेपर प्रेशर. So rate of evaporation is equal to rate of condensation. Manometer reads a constant value indicating equilibrium is attained. Forward process evaporation indicated by an upward arrow and condensation by a downward arrow. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इसके बाद ये ऊपर नीचे नहीं होगा. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? टंकी भर पानी है, ठीक है, आपके टंकी के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, एक क्लोज टंकी है, तो ऑब्वियसली वेपर को एस्केप करने का कोई चांस ही नहीं है. अगर आपने इसके साथ एक मैनोमीटर कर दिया, मैनोमीटर बेसिकली क्या है, समथिंग विच मेजर्स प्रेशर. दिस मैनोमीटर हैज़ व्हाट, दिस मैनोमीटर हैज़ बेसिकली व्हाट, दिस मैनोमीटर हैज़ व्हाट पीपल, दिस हैज़ गॉट मरकरी. तो जैसे ही यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर इस पर एग्जर्ट होगा और ये भाई साहब जाएगा ऊपर, ठीक है. सो दिस विल बेसिकली गो अप, ठीक है, क्लियर है. दिस विल बेसिकली गो अप. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा. सो व्हेन अ वेसल इज कनेक्टेड अ मैनोमीटर, द लिक्विड लेवल इन इट राइजेस, इंडिकेटिंग देयर इज एन इफेक्ट ऑफ प्रेशर एज द वेपर ऑफ द लिक्विड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द मैनोमीटर कॉलम. तो ये जो वेपर है ये इधर जाएगा, ये इस पे प्रेशर डालेगा, ये भाई साहब ऊपर जाएगा, ठीक है. दिस विल बेसिकली गो अप. तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? So when a vessel is connected to a manometer, the liquid level in the indicating that there is an effect of pressure as the vapor of the liquid exerts a pressure on the liquid in the manometer column, which is generally mercury. The vapor pressure, the pressure exerted by the vapor over liquid surface where there exists an equilibrium between vapor and liquid at a particular temperature is called vapor pressure.
अभी इस चीज़ को समझो, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका लेट्स से कोई टंकी है और इसमें है भाई साहब पानी, यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक मैनोमीटर के साथ, मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला वेपर इसको डाउन करेगा, ये इसको अप करेगा, है ना, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये होगा। कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि नीचे जा रहा फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी और नया वेपर नहीं बन रहा है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो ये वेपराइज हो रहा है, बाहर जा नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और बाकी का जितना भी वेपराइज होगा वो कंडेंसेट होकर फिर से लिक्विड में चला जाएगा, है ना। सो ये वेपर बढ़ता जाएगा और इसीलिए वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ये नीचे जाता जाएगा, ये ऊपर जाता जाएगा। मतलब देयर विल बी अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द बैरोमेट्रिक लिक्विड और मर्करी इन द टू ट्यूब्स। क्लियर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि क्या इवेपोरेशन रुक जाएगा? नहीं, इवेपोरेशन नहीं रुका है, इवेपोरेशन विल कॉन्स्टेंटली हैपन। लेकिन इस इक्विलिब्रियम में, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, अभी ये मर्करी लेवल और नीचे नहीं जाएगा। मतलब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब यहाँ पे अभी भी इवेपोरेशन होगा, लेकिन जिस रेट से आपका इवेपोरेशन हो रहा है उसी रेट से आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है। मतलब द rate at which liquid is getting converted into vapor, that is rate of evaporation, will be equal to the rate at which the vapor is getting converted into liquid, which is basically rate of condensation. Are we understanding this people? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन भाई साहब क्या हो गया? प्रेशर exerted by the vapor over the liquid surface where there exists an equilibrium between vapor and the liquid. वेपर और लिक्विड में भाई साहब किस तरह का हो गया? एक इक्विलिब्रियम हो गई है एट पार्शियल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स। सो डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस? द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स एट द सेम टेम्परेचर। तो अलग अलग लिक्विड्स के बीच में देखो होता क्या है, देखो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वेपराइजेशन होगा, ठीक है। जितना कम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स। अलग अलग लिक्विड्स के भाई साहब अलग अलग वेपर प्रेशर्स होते हैं एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग लिक्विड के अलग अलग वेपर प्रेशर्स होते हैं एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली व्हाट? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। लैटिस एनर्जी क्या होगा भाई साहब? आपको हीट देना पड़ेगा in order to separate the components, so this will be what people are endothermica, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा भाई साहब? हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा? ऑब्वियसली कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड दिस हाइड्रेशन एनर्जी विल बी एक्सोथर्मिक। मतलब अभी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी थी वो सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगी। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। बहुत बढ़िया, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जितने भी आपके लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनके वेपर प्रेशर क्या होंगे? लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, ठीक है। द सॉल्यूट कैन बी गैस, सॉलिड और लिक्विड। आपका यहाँ पे भाई साहब जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? जो छोटे अमाउंट में होता है, वन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज इज बेसिकली नोन एज अ सॉल्यूट and the one which is present in higher quantities is known as the solvent, ठीक है। So liquid solutions are formed when solvent is a liquid. The solute can be gas or a solid. The solution contains two components. एक solute है, एक solvent है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? Binary, ठीक है। These are liquids in liquids, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, solid in liquid हो सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। So vapor pressure, अगर आपका binary solution containing two volatile liquids, वॉलेटाइल लिक्विड्स मतलब क्या होते हैं? जिनका इवेपोरेशन रेट बहुत हाई हो। जैसे मरकरी भी एक लिक्विड है लेकिन वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट वॉलेटाइल। अल्कोहल इज अ लिक्विड
हाईली वॉलेटाइल, केरोसिन इज अ लिक्विड हाईली वॉलेटाइल, वाटर इज ऑल्सो वॉलेटाइल, ठीक है। सो बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो अभी मुझे बताओ, अगर आपने एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, ठीक है, और एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, इन दोनों का आपने क्या बनाया भाई साहब, सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। आपने एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया है और एक दूसरा वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, और इन दोनों का आपने बनाया है सोल्यूशन, ठीक है। अभी मुझे बताओ, केस ए है और ये केस बी है, किसमें वेपर प्रेशर हायर होगा भाई साहब? वेपर प्रेशर क्या है? लिक्विड के ऊपर जो वेपर का प्रेशर होता है वो इस वाले सोल्यूशन में देखो, एक वॉलेटाइल है, दूसरा नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये तो वेपर बनाएगा लेकिन ये वेपर नहीं बनाएगा। यहां पे क्या है भाई साहब, ये वॉलेटाइल है, ये भी वेपर बनाएगा, ये वॉलेटाइल है, ये भी वेपर बनाएगा, तो भाई साहब यहां पे वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा। इन केस बी द वेपर प्रेशर विल बी हायर, समझ आ रहे, ठीक है। दीज आर कंपोनेंट्स 1 and 2 टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल। तो आपका समझ लो, देखो ये वेपर फेस हो गया, ये हो गया आपका लिक्विड फेस, ठीक है, ओके। बोथ द कंपोनेंट्स वेपराइज एंड द इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेस एंड लिक्विड फेस। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है भाई साहब, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब कुछ नहीं होता भाई साहब, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेज है, मतलब अभी ये जो वेपर का प्रेशर बना हुआ है ये ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। आर वी क्लियर, ठीक है। अभी ये जो इवेपोरेशन हो रहा है ये सल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। ये जो कंडेंसेशन हो रहा है ये भी सॉल्वेंट का हो सकता है और सॉल्यूट का हो सकता है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। अगर दोनों वॉलेटाइल हुए तो, ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब वेपर फेस, ये हो गया आपका लिक्विड फेस। तो इफ अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, लेट P1 विद द वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, P2 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? हम कहीं कहीं पे इसको PA और PB देखते हैं, बट लेट इट बी, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, लेट P1 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर। तो लेट से भाई साहब आपने यहाँ पे एक, ठीक है, आपने यहाँ पे एक लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे P1 प्लस P2 है, ठीक है। एक कोई सल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना है भाई साहब, P1, उसका प्रेशर कितना है, P2। लेट P1 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, लेट से सल्यूट, एंड P2 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। मतलब ये जो ऊपर वेपर बन रहा है भाई साहब, P1 P2 बना हुआ है, ये ऊपर बना P1, ये ऊपर बना P2, ठीक है। P1 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, P2 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब ये वेपर प्रेशर, तो P टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो आपका भाई साहब टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द 2 कंपोनेंट्स 1 and 2। सिंपल है भाई साहब, टोटल वेपर प्रेशर above the solution will be equal to the partial pressure of component 1 plus partial pressure of component 2। are we clear on this one people, ठीक है, okay। partial pressures are related to mole fractions psi1 and psi2 of the 2 components 1 and 2, ठीक है। ये भाई साहब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। हमने कैसे देखा, हेनरीज लॉ से देखा भाई साहब, हेनरीज लॉ से देखा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH into psi of B, ठीक है, ओके। सो पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन psi1 and psi2 ऑफ द 2 कंपोनेंट्स 1 and 2, ठीक है। तो अभी इफ P1 P2 and P3 आर पार्शियल प्रेशर्स, देन P टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये, दिस इज सिंपल, ठीक है। एक दो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, या कुछ भी, सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो हम बाद में निपट लेंगे। 3 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं भाई साहब। एक वोलेटाइल लिक्विड के लिए उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर डेवलप हो रहा है गैस का, वो हो रहा है, उसका प्रेशर हो रहा है P1। दूसरे वोलेटाइल लिक्विड के लिए जो गैस का प्रेशर डेवलप हो रहा है वो लेट से P2 है, और तीसरे के लिए जो है वो P3। तो यहाँ पे P टोटल कितना हो जाएगा, सिंपल भाई साहब, P1 प्लस P2 प्लस P3। चलिए, तो P टोटल, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट पोर्शन विल बी करेक्ट। रॉल्स लॉ, अभी हमने हेनरीज लॉ, भाई साहब बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसमें आप हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो जाएं, इसके लिए
भाई साहब थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, ठीक है। ओके, रॉल्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब? रॉल्स लॉ, it states that the partial vapor pressure of each component in the solution of volatile liquids, ध्यान देने वाली बात है volatile liquids, ठीक है। मतलब भाई साहब आपने कोई सोल्यूशन बनाया है volatile liquid से, सोल्यूशन में कोई सल्यूट होगा और कोई तो होगा सॉल्वेंट, लेकिन दोनों होंगे क्या आपके? volatile, is directly proportional to the mole fraction of it in solution. So let's see this, ठीक है। तो आपका भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं? P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू psi1, है ना भाई साहब। P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू psi2. सो psi1 एंड psi2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 and 2 कॉम्पोनेंट। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P10 इंटू psi1। अभी ये P10 क्या है, विल सी, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, ये P1 लिक्विड है, ठीक है। इस P1 लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है वो है P10, सिर्फ इसके इवेपोरेशन से, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर ओवर P1 लिक्विड इज हाउ मच? P1 नॉट, ठीक है। और समझो यहाँ पे है भाई साहब आपका P2 लिक्विड, ठीक है। इसका भाई साहब ये प्रेशर है, P1 P2 प्रेशर है। दूसरा वोलेटाइल लिक्विड है P2, और एट इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर विच डेवलप्स हियर इज P2, ठीक है, नॉट, ओके। जब आप भाई साहब और आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? लेट्स से psi2, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? बस नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो मोल फ्रैक्शन होगा। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़रूर लिख सकते हैं, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे भाई साहब अभी हमने क्या किया? इन दोनों को कर दिया मिक्स, ठीक है। तो अभी इन दोनों को करने के बाद, मिक्स करने के बाद, लेट्स से अभी यहाँ पे P1 इज द प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट दिस, और P2 इसका है भाई साहब, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे P1 है, ये लिक्विड है, ये तो लिक्विड है, इसके तो कोई प्रेशर नहीं होगा। ये लिक्विड है 1, ठीक है। ये आपका लिक्विड है 2, ये आपका लिक्विड है भाई साहब 2। इसके ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है? P1 नॉट। इसके ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है? P2 नॉट। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई साहब? लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, इन दोनों को मिक्स करके आपने बना दिया भाई साहब सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर इसका कितना है? P1, इसका कितना है भाई साहब? P2, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो प्रेशर P1 है दैट विल बी इक्वल टू P1 नॉट टू x1 psi1, ठीक है। ये जो P1 नॉट था आपका दिस इंटू psi1, मतलब यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा इंटू इसका खुद का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा। मतलब ये जो P1 है दिस विल बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ P1 नॉट, दैट इज पार्शियल प्रेशर व्हेन इट वाज जस्ट एन इंडिविजुअल लिक्विड नॉट इन मिक्सचर, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस psi1। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे psi1 psi2 होगा, ठीक है, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली। और इसी तरह से हम P2 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज पार्शियल प्रेशर अबव दिस P2, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी बेसिकली टू P2 नॉट, जब ये इंडिपेंडेंटली था, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर विच हैज डेवलप्ड ओवर इट, एंड psi2 क्लियर है। दिस इज रॉल्स लॉ, दिस इज बेसिकली आपका रॉल्स लॉ। सो विच एम्प्लाइज दैट, ठीक है, P2 into psi2 that will be 2. So P1 naught and P2 naught are what? Vapor pressures of pure components बोलते हैं हम। प्योर components मतलब जब ये खुद ही अकेले हों, मतलब लिक्विड 1 है तो इसके ऊपर जो डेवलप हुआ है उसको हम बोलेंगे P1 naught, ठीक है, when they are alone. So P1 naught and P2 naught are vapor pressures of pure components 1 and 2, or pure components 1 and 2, ठीक है। So according to Dalton's law of partial pressures, the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressures of the components of the solution. डाल्टन ने बहुत पहले ही विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट इसको बता दिया था, ठीक है, कि जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा एक सोल्यूशन के ऊपर that will be basically equal to the sum of the partial pressures of the components of the solution, ठीक है। therefore final relation हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा? P total will be equal to P1 plus P2, ठीक है। substituting the values of P1 and P2, P total will be this, ठीक है। और हमको मालूम है भाई साहब psi1 plus psi2 कितना है? 1, ठीक है। तो आपका भाई साहब psi1 की जगह पे हम 1 minus psi2 लिख सकते हैं, तो P total कितना हो गया? this, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा this, क्लियर है। दोनों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब देखो, total pressure that develops over the
द सोल्यूशन विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, मतलब दोनों वेपराइज हो रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना भाई साहब। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है भाई साहब, P1 इज इक्वल टू व्हाट, प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, P2 विल बी प्योर कंपोनेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है, P1 पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन इट इज बेसिकली व्हाट, प्योर कंपोनेंट इनटू psi1 प्लस P2 इनटू psi2, ठीक है। अभी भाई साहब हमको मालूम है कि psi1 प्लस psi2 कितना होता है भाई साहब, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे psi1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस psi2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस psi2 प्लस P2 नॉट, और ये हो गया psi2। सो दिस विल मीन हाउ मच, P1 नॉट माइनस P1 नॉट psi2 प्लस P2 नॉट psi2, ठीक है, क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं या उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने psi1 की जगह पे 1 माइनस psi2 किया है, यहाँ पे psi2 की जगह पे 1 माइनस psi1 कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने ऐसे लिखा P1 नॉट psi1 प्लस P2 नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस psi1, दैट विल बी हाउ मच, P1 नॉट psi1 प्लस P2 नॉट प्लस P2 नॉट psi1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। बोथ वेज आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। P total will be equal to 1 minus psi2 into P1 naught plus P2 naught into psi2, that is P1 naught minus psi2 P1 और plus psi2 P2 naught। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली रॉल्स लॉ। तो P total कितना हो जाएगा भाई साहब, P1 naught plus this, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट। मतलब अगर आपको psi1 मालूम है तो psi2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस psi2, टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भाई साहब टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू psi1, ठीक है, प्लस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू psi2, यही है ना, ठीक है। अगर psi1 या psi2 में से कोई एक भी मालूम है तो आप इसको निकाल सकते हैं ना। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। सपोजिटली मुझे सिर्फ psi1 में ही खेलना है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P1 नॉट psi1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस psi1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और अगर मुझे सिर्फ psi1 में खेलना है, तो लेट्स से psi2 में खेलना है, तो P1 नॉट 1 माइनस psi2 प्लस P2 नॉट 1 P2 नॉट psi2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। So total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any component, either psi2 और भाई साहब psi1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। Total vapor pressure of the solution varies linearly with the mole fraction of any component 1 और 2, ठीक है भाई साहब, लीनियर component होगा इसका। Depending on the vapor pressure of the pure components 1 and 2, total vapor pressure over the solution either decreases or increases with the increase in mole fraction of either component। भाई साहब मोल फ्रैक्शन को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो वह तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ईदर कंपोनेंट। तो ये आपके रॉल्स लॉ के भाई साहब डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, ठीक है, समझो आपका ये मोल फ्रैक्शन है psi1, ठीक है। जब आपका एक चीज का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया है तो ऑब्वियसली psi2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, psi1 0 और psi2 1। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी आप देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, psi1 अगर 0 है psi2 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट क्या 1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस विल बी प्योर कंपोनेंट ऑफ 1, प्योर कंपोनेंट ऑफ 1 ये हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, प्योर कंपोनेंट प्रेशर 2, ठीक है, प्योर कंपोनेंट ये हो जाएगा। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, प्योर कंपोनेंट 1 नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो सिर्फ एक ही की वजह से होगा, तो प्योर पार्शियल कंपोनेंट ऑफ 1 नॉट, ठीक है, पार्शियल कंपोनेंट ऑफ 1 नॉट। और उधर कितना हो जाएगा, पार्शियल कंपोनेंट ऑफ 2 नॉट। आर वी क्लियर ऑन दिस, वरना पेपर समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, पार्शियल कंपोनेंट ऑफ भाई साहब 2 नॉट। आर वी क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, psi1 की वैल्यू 1 है, मतलब psi2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है,
मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा वो किसके वजह से डेवलप होगा, सिर्फ कंपोनेंट 1 की वजह से डेवलप होगा। मतलब ये प्योर कंपोनेंट 1 का प्रेशर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर psi1 की वैल्यू 0 है तो psi2 की वैल्यू 1 हो गई, मतलब psi1 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा भाई साहब वो किसके वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 के वजह से होगा। तो प्योर कंपोनेंट 2 का प्रेशर हो गया, ठीक है। अभी आप भाई साहब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा psi1 थोड़ा सा psi2 प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जा रहा है, देखो दिस इज बेसिकली व्हाट P2 दैट इज पार्शियल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन will be equal to partial pressure of component 2 pure component 2 into psi of 2 that is mole fraction of 2। partial fraction देखिए partial pressure ये डिक्रीज होगा ना भाई साहब, देखो ये वाला क्या हो रहा है, अभी हम क्या जा रहे हैं P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं, है ना भाई साहब। तो मतलब आपका P1 कंपोनेंट डिक्रीज होता जा रहा है और P2 कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है ना भाई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 कंपोनेंट भाई साहब डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए आपका देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू psi1, ये तो आपका रॉड्स लॉ हो गया, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 अबव द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू P2 नॉट इंटू psi2। ये P2 नॉट की वैल्यू और P1 नॉट की वैल्यू भाई साहब समझ में आ रही है। जब हम P1 नॉट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली psi2 आपका 0 हो चुका है। जब हम P2 नॉट बोल रहे हैं इसका मतलब ऑटोमेटिकली psi1 आपका क्या हो चुका है, 0, ठीक है। मतलब ये प्योर कंपोनेंट, दिस इज बेसिकली प्रेशर, दिस इज बेसिकली प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रेशर, दिस इज व्हाट प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दिस इज प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आज समझ में आ रही है, ओके। टोटल प्रेशर चाहे आप भाई साहब ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, इट विल बी ऑलवेज P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर मतलब समझ लो इस पॉइंट पे मुझे टोटल प्रेशर देखना है, तो यहाँ पे ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P1, तो यहाँ पे भी आपका P1 प्लस P2, यहाँ पे भी आपका P1 प्लस P2, दिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। psi1 is equal to mole fraction of solvent, psi2 is equal to mole fraction of solute. The graphical representation of vapor pressures versus mole fraction of an ideal solution at constant temperature, ये generally exist नहीं करता है। Ideal solution is just something which will ideally behave as per theoretical values, ये generally नहीं होगा, ठीक है। This is generally not possible। तो रॉल्स लॉ भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, psi1 की वैल्यू 0, psi2 की वैल्यू 0, P1 0 मैक्सिमम, ठीक है। psi1 की वैल्यू 0 तो psi2 की वैल्यू 1, P2 0 आपकी भाई साहब मैक्सिमम। तो इस तरीके का बन जाएगा ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ, टोटल प्रेशर आपका, द डॉटेड लाइंस 1 and 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ये भाई साहब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। सो द थिक लाइन कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। जो थिक वाला लाइन था वो टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू P2 नॉट, दैट इज P1 नॉट इज लेसर देन P2 नॉट। तो यहाँ पे भाई साहब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इंडिपेंडेंटली इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इंडिपेंडेंटली, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब P दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू दिस, मतलब यही हो गया ना आपका रॉल्स लॉ। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल आपका P1 नॉट इनटू psi ऑफ 1 एंड सिमिलरली P1 P2 की वैल्यू P2 नॉट इंटू psi ऑफ 2। अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो P3 विल बी इक्वल टू P3 नॉट इंटू psi ऑफ 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components. If y1 and y2 are the mole fractions of the components 1 and 2 in the vapor phase, then using Dalton's law of partial pressure, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, y1 into P total, ठीक है, P2 y2 into P total, ठीक है। If y1 and y2 are what
y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये psi1 ही तो है, ठीक है, दिस बेसिकली psi1 ही तो है, ठीक है, ओके। रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या पढ़ा था भाई साहब यहाँ पे हेनरीज लॉ में। तो देयरफॉर अगर आप देखोगे P की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, किस में बोल रहे हैं हम, हेनरीज लॉ में। रॉल्स लॉ में क्या बोल रहे हैं भाई साहब, रॉल्स लॉ में बोल रहे हैं P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, psi इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सोल्यूशन, KH इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट which KH becomes equal to P1 naught, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। रेट्स ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड, आपके बहुत सारे टाइप के लिक्विड्स होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, जैसे केरोसिन इज अ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, आपका इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड, वाटर इज अ लेसर वोलेटाइल लिक्विड बट स्टिल अ वोलेटाइल लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, आप कप में जब चाय पीते हैं और आप उसको सॉसर में डाल देंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्यों, आपने क्या इंक्रीज कर दिया, सरफेस। देखो भाई साहब, इवेपोरेशन होता है सरफेस फिनोमिना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। आप जब कप में चाय डाल के पी रहे हो भाई साहब, सरफेस एरिया कम है, उसी को प्लेट में डाल के पियोगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर इवेपोरेशन बढ़ेगा तो कूलिंग बढ़ जाएगी, इसीलिए चाय ठंडी हो जाती है ना, ओके। नेचर ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। इवेपोरेशन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा है तो आपके स्वेट पोर से स्वेट निकलेगा। आप लोग जो ये रोल ऑन डीओ वगैरह लगाते हैं उससे होता क्या है, आपके स्वेट पोर्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। एक टाइम आएगा जब स्वेट पोर्स बंद हो जाएंगे। अभी समस्या क्या होगी कि स्वेट पोर से स्वेट नहीं निकलेगा, क्योंकि स्वेट निकलना बहुत ज़रूरी है। स्वेट निकलेगा तो ये जो पंखे से कभी ठंडी नहीं होती, पंखे से कभी ठंडा नहीं लगता है। पंखा जो है वो विंड स्पीड है, वो आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाता है, ठीक है। आपके स्वेट के इवेपोरेशन को बढ़ाएगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा विंड स्पीड से, तो अगर इवेपोरेशन जल्दी होगा तो कूलिंग जल्दी प्रोड्यूस होगी, यही करता है पंखा, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाता है। तो पंखा आपको ठंडा नहीं दे रहा है, आपके बॉडी का स्वेट आपको ठंडा रख रहा है। तो अगर आपके स्वेट पोर्स बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, स्वेट विल नॉट, तो आपका ये जो हीट है ये आपके सेल्स को जलाने लगेगा, इट विल एक्चुअली कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर सेल्स। सो इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग रोल ऑन डीओस या केमिकल्स ऐसे कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है, लड़कियों का भाई साहब बहुत सारा मेकअप वगैरह रहता है, ये सब अगर मेकअप ज़्यादा आप अप्लाई करते रहेंगे तो वो क्या होगा, स्वेट पोर्स आपके बंद होने लगेंगे, और स्वेट पोर्स जहाँ पे भी बंद होने लगेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपका इवेपोरेशन नहीं होगा, स्वेट नहीं निकलेगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, कूलिंग नहीं प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन में जाने लगेंगे, बर्नआउट होने लगेंगे, ठीक है। खैर, तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे अगर आप देखो गर्मियों के मौसम में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी के मौसम में नहीं, ठीक है। टेम्परेचर और किस पे डिपेंड कर सकता है भाई साहब, विंड स्पीड, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लो ऑफ एयर करंट ओवर द सरफेस। होता क्या है, देखो यहाँ पे आपके चाय है, अभी हवा आया ये चला गया तो ये और ज़्यादा इवेपोरेट होगा, हवा आया ये चला गया और ज़्यादा इवेपोरेट होगा। तो मतलब अगर चाय को अगर आपने रख दिया है भाई साहब फैन के नीचे, वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। किसी भी हॉट सब्सटेंस को अगर आप डायरेक्ट फैन के नीचे रखते हो तो क्या होगा, विंड स्पीड ज़्यादा है, विंड स्पीड ज़्यादा है तो ये भाई साहब उड़ जाएगा, उसके जगह पे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। दैट इज फ्लो ऑफ एयर करंट, ओके। व्हाट एल्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्या होगा, और एक और फैक्टर है, क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, समझ लीजिए कोई कपड़ा है, बरसात के मौसम में आपने अपने बालकनी में कपड़ा सूखने दिया है, आजू बाजू में कितना एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी वाटर वेपर सैचुरेटेड कंडीशन में है, इसीलिए यहाँ का वाटर वेपर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, मतलब जाएगा भी कहाँ, ठीक है। सो दैट्स द रीजन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर क्लोथ्स इन द मानसून सीजन टू ड्राई अप बिकॉज द एटमॉस्फेयर नियर बाय इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, ठीक है, ओके। सो फ्लो ऑफ करंट, द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, फ्लो ऑफ एयर करंट, सबके सब होंगे, ऑल ऑफ देम, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड बी एंड ए बी सी एंड डी, सो इट विल बी ए बी सी एंड डी, ठीक है। बार बार घड़ी देख रही हैं भाई साहब, ठीक है, जाइए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।